Very good morning to all. We are starting today with service tax. But before starting with service tax, let me brief you something about taxes. Government needs fund for its execution of various activities, plans and development activities to be carried out in country. देश में डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए गवर्नमेंट के जितने भी प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए एंड गवर्नमेंट गेट दिस फंड्स मेनली एंड मेजरली फ्रॉम टैक्सेस. गवर्नमेंट के पास जो सबसे बड़ा सोर्स है इस फंड को एक्युमुलेट करने का वो क्या है? टैक्सेस. गवर्नमेंट टैक्सेस दो प्रकार की कलेक्ट करती है. वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो हमने जो बात आपसे की व्हाट इज टैक्सेस दो प्रकार के होते हैं. वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स उसे कहा जाता है जो डायरेक्टली पर्सन से कलेक्ट किया जाता है. डायरेक्ट टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन. और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? विच इज कलेक्टेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. अगर टैक्सेस पर्सन से डायरेक्टली लिए जाते हैं तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. अगर वो गुड्स और सर्विसेज पे लिए जाते हैं देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्योंकि पहले आप टैक्सेस पे करते हो गुड्स और सर्विसेज के लिए और फिर ये टैक्सेस कहां तक पहुंचते हैं? गवर्नमेंट तक. लेकिन जो टैक्सेस पर्सन पे लगते हैं वो पर्सन ही डायरेक्टली कहां दे देता है? गवर्नमेंट को दे देता है. जो टैक्सेस पर्सन पे आते हैं वो कौन से टैक्सेस हैं? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स. गुड्स पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं? गुड्स पे लगता है एक्साइज, कस्टम, वैट, सीएसटी. और सर्विसेज पे सिर्फ एक ही टैक्स है एंड दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स. थोड़ी सी ब्रीफिंग करेंगे आपको सभी टैक्सेस के बारे में एंड देन विल स्टार्ट विथ सर्विस टैक्स. हर इंसान जो एनुअली इनकम अर्न करता है, एक पर्सन जो एनुअली इनकम अर्न करता है उस पे टैक्सेस पे करता है एंड दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स. आप साल में जो भी इनकम अर्न करते हो उस पे जो टैक्सेस पे करते हो दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स. और आपकी 31 मार्च को जितनी भी एक्युमुलेटेड प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है वेल्थ. आपके पास हर 31 मार्च को जितनी प्रॉपर्टी एक्युमुलेट हो चुकी होती है उसे कहा जाता है वेल्थ. और इस पे अगेन आपको टैक्सेस पे करने होते हैं एंड दिस इज कॉल्ड वेल्थ टैक्स. ठीक है बात. तो इनकम टैक्स क्या है? एनुअली जितना अर्न किया इनकम उस पे टैक्सेस पे किया. हर 31 मार्च को जितनी प्रॉपर्टी एक्युमुलेट किया उस पे टैक्सेस पे किया एंड दिस इज वेल्थ टैक्स. गुड्स पे जो टैक्सेस लगते हैं वो क्या है? एक्साइज, कस्टम, वैट और सीएसटी. एक्साइज इज अ ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर. एक मैन्युफैक्चरर जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरी ऑन करता है तो उसे एक टैक्सेस पे करने होते हैं गवर्नमेंट को जिसे कहा जाता है एक्साइज. लेकिन ये टैक्सेस पे कब करने होते हैं? जब वो गुड्स को सेल करता है. तो एक्साइज इज अ ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर. देयरआफ्टर कस्टम ड्यूटी. कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट पे पे करनी होती है. जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो तो उस पर टैक्सेस पे करते हो विच इज कॉल्ड कस्टम. वैट और सीएसटी ये दोनों सेल पे टैक्स लगते हैं. ये सेल पे लगता है, कस्टम इंपोर्ट पे लगता है और एक्साइज मैन्युफैक्चर पे लगता है. गुड्स की मैन्युफैक्चर पे एक्साइज, गुड्स के इंपोर्ट पे कस्टम और वैट और सीएसटी गुड्स के सेल पे. thereafter सर्विसेज पे क्या लगता है? सर्विस टैक्स. हम आपको क्या बेचते हैं, गुड्स या सर्विसेज? सर्विसेज. जब हम आपको सर्विसेज देते हैं तो आपसे जो सर्विस के रिस्पेक्ट में पेमेंट लेते हैं उस पे क्या लेते हैं? सर्विस टैक्स. अगर आपको बिल में सर्विस टैक्स अलग से नहीं दिखाई देता है तो पता है इसका मतलब क्या होता है? दिस इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स. पता है बहुत सारे गुड्स खरीदते हो तो उस पे लिखा होता है एमआरपी ब्रैकेट में इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. तो जरूरी नहीं है कि गुड्स और सर्विसेज के साथ टैक्सेस अलग से प्रिस्क्राइब हो. इन केस टैक्सेस सेपरेटली नहीं दिया होता है तो इसका मतलब भी क्या होता है कि सर्विस टैक्स या फिर गुड्स पे जो भी टैक्सेस लग रहे हैं वो उस वैल्यू में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है. ठीक है बात.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्क करती है थ्रू इट्स वेरियस मिनिस्ट्रीज। वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, और दो बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, एंड सो ऑन, ऐसी और भी मिनिस्ट्रीज हैं। वी आर फोकसिंग ऑन टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री तो डिपार्टमेंट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के दो विंग्स हैं, वन इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड द अदर इज डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का काम यह है कि इसे रेवेन्यूज कलेक्ट करनी है, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का काम है इसे खर्चे करने हैं। अब हर साल बजट में सुनते हो गवर्नमेंट कहती है हम 500 अस्पताल बनाएंगे, 200 स्कूल बनाएंगे, तो इसके लिए खर्चे कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का काम क्या है? ये टैक्सेस वगैरह के जरिए मार्केट से पैसा कलेक्ट करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के दो विंग्स हैं, वन इज सीबीडीटी एंड द अदर इज सीबीसी। CBDT stands for Central Board of Direct Taxes. अब लिख भी लेंगे इसे। CBDT stands for Central Board of Direct Taxes. And CBEC stands for Central Board of Excise and Custom. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये किसको गवर्न करता है? ये गवर्न करता है डायरेक्ट टैक्सेस को, दैट इज इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। मतलब इसकी कलेक्शन की जिम्मेदारी, इस डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी, ये सब कुछ किसकी है? सीबीडीटी की। जितने भी नियम कानून बनेंगे इन पर्टिकुलर दो रेवेन्यूज के लिए, वो सब कौन बनाएगा? सीबीडीटी बनाएगी। CBC stands for Central Board of Excise and Custom, and this looks after excise, service tax and custom. Although the name is Central Board of Excise and Custom, लेकिन ये किसका ख्याल रखता है? एक्साइज का, सर्विस टैक्स का और कस्टम का। इनफैक्ट अगर हम डिपार्टमेंट वाइज बात करें तो एक एक्साइज डिपार्टमेंट होता है और दूसरा कस्टम डिपार्टमेंट होता है। जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है वही किसका ध्यान रखता है? इवन सर्विस टैक्स का भी। तो यू हैव टू डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट ही ख्याल रखता है सर्विस टैक्स का भी। अब हमको बात करनी है कि ये रेवेन्यूज किस गवर्नमेंट के पास जाती है। हम लोग यहां पे जब बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी रेवेन्यूज जाती हैं? इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, वेल्थ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही है, एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस टैक्स ये सब कुछ किसके पास जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसके बाद दो टैक्सेस और बच गए जिसका हमने नाम लिया था, एंड दोज आर वैट एंड सीएसटी। हमने दो और नाम लिए थे, वैट और सीएसटी। वैट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू है। जहां तक बात आती है सीएसटी की, तो सीएसटी रेवेन्यू तो है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे दान स्वरूप स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है।
कहने का मतलब ये सीएसटी रेवेन्यू होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका एडमिनिस्ट्रेशन और इसके कलेक्शन का पावर और इसे रिटेन करने का पावर ये सब कुछ किसको दे दिया? स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप ही ये ध्यान भी रखो सीएसटी का, और साथ ही साथ क्या करो, इसकी कलेक्शन करके इसकी रेवेन्यू को भी अपने पास रखो। तो दिस हैज बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू है, लेकिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सीबीडीटी और सीबीईसी किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रेवेन्यूज हैं वो इनके थ्रू कलेक्ट हो रही हैं, और बाकी ये दो रेवेन्यूज जो हैं वो कौन कलेक्ट कर लेता है? वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है। ठीक है। इनफैक्ट यू विल फाइंड कि इनकम टैक्स के लिए एक लॉ है विच इज नोन एज इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है। वेल्थ टैक्स के लिए एक लॉ है विच इज नोन एज वेल्थ टैक्स एक्ट। एक्साइज के लिए एक लॉ है दैट इज नोन एज एक्साइज एक्ट। कस्टम के लिए एक एक्ट है विच इज नोन एज कस्टम्स एक्ट। ठीक है। वैट के लिए हर स्टेट का अपना अपना वैट लॉ है। ठीक है। जैसे यूपी का जो वैट लॉ है दैट इज नोन एज यूपी वैट एक्ट। ठीक है। बिहार में जो वैट एक्ट है उसका नाम है बिहार वैट एक्ट। ठीक है। हर स्टेट का अपना अपना वैट एक्ट है। सीएसटी पूरे देश में एक ही चलता है। वो है किसकी रेवेन्यू? बेसिकली तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे किसको दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को। तो पूरे देश का कानून भी सीएसटी का क्या है? एक है। और सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी के लिए भी अपना एक्ट है विच इज नोन एज सीएसटी एक्ट। आपको इसके लिए कोई एक्ट नहीं बनाया गया, सर्विस टैक्स के लिए कोई भी एक्ट नहीं है। ठीक है। सर्विस टैक्स कैसे बना? दिस हैज बीन फॉर्म थ्रू चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। सारे टैक्सेस के लिए अपना अपना एक्ट है, लेकिन सर्विस टैक्स के लिए कोई अपना एक्ट नहीं है। देयर इज नो सर्विस टैक्स एक्ट, ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। सर्विस टैक्स कैसे गवर्न होता है? चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। ठीक है। चैप्टर 5 अब हमें समझना है और फाइनेंस एक्ट को समझना है। हर साल एक बजट आता है। ठीक है। और बजट जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास कर देती है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है फाइनेंस एक्ट। बजट का मतलब होता है प्रपोजल, और जब प्रपोजल बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लेती है तो वही क्या बन जाता है? कानून, और उसे कहा जाता है फाइनेंस एक्ट। ठीक है। जैसे पहले बजट आया होगा 1994 में, हर साल बजट आता है। ठीक है। 2015 में भी बजट आएगा, दैट इज बजट 2015। जब इसे बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका नाम क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट। ये बजट 1994 क्या बन गया होगा फिर? फाइनेंस एक्ट 1994। वैसे ही बजट क्या बनेगा? फाइनेंस एक्ट 2015। ठीक है बात। फाइनेंस एक्ट जब भी होते हैं तो इसमें क्या होते हैं? बड़े सारे मुद्दे होते हैं, बड़े सारे करेक्शंस होते हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इस सर्विसेज पे, इस गुड्स पे इतने टैक्सेस लेंगे। पिछली बार तक, अभी तक इस गुड्स पे सर्विस टैक्स, इस गुड्स पे एक्साइज ड्यूटी 12% चल रही थी, अब हम लोग इस पे 16% लेंगे। ठीक है। लग्जरी गुड्स जो होंगे इस पे हम लोग एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा और बढ़ा देंगे। फलाने गुड्स पे हम लोग एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा सा और कम कर देंगे। तो एट टाइम्स आप बजट में भी सुनते हो टी व्हीकल से महंगी हो जाएगी, हवाई यात्रा सस्ती हो जाएगी। तो ये सब क्या होता है? गवर्नमेंट टैक्सेस के बर्डन को ईदर इंक्रीज करती है या फिर क्या करती है? रिड्यूस करती है। ये सब कुछ एक बजट होता है, और जब पार्लियामेंट इसे एक्सेप्ट कर लेती है तब ये क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। ठीक है। जब भी एक बजट आता है तो उसमें कई सारे मुद्दों को डिस्कस किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें 10 मुद्दे आपके साथ डिस्कस करने हैं बजट में, तो हर मुद्दे को एक चैप्टर बोल दिया जाता है। हर मुद्दा अपने आप में क्या होता है? एक चैप्टर होता है, एक पैराग्राफ होता है। अगर मान लीजिए हमें 10 प्रपोजल आपके सामने रखने हैं तो हमने 10 पैराग्राफ बना दिया, और हर पैराग्राफ को हमने क्या किया? नंबरिंग कर दिया। जो सबसे पहला पैराग्राफ था उसको हमने क्या बोल दिया? चैप्टर 1। फिर दूसरा पैराग्राफ था उसे क्या बोल दिया? चैप्टर 2। इस तरीके से हमने कई सारे मुद्दे डिस्कस किए,
1994 में जो बजट आया था उसमें पांचवा मुद्दा जो था वो ये था कि चलो सर्विसेज पे भी टैक्स लेना शुरू कर देते हैं। इसके पहले कभी सर्विसेज पे टैक्स नहीं लिया जाता था, या तो टैक्सेस किस पे होता था, पर्सन्स पे, और या फिर टैक्सेस किस पे होता था, गुड्स पे। सर्विसेज पे कोई टैक्सेस नहीं होता था। 1994 में गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो क्यों ना सर्विसेज पे भी टैक्सेस लेते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट ने इसी बजट में इंट्रोड्यूस कर दिया टैक्सेस ऑन सर्विसेज, ठीक है। लेकिन कभी भी कोई टैक्सेस जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके बाद उसका कानून बनाया जाता है, लेकिन सर्विस टैक्स के लिए आज तक कोई कानून नहीं बना, और आज भी इसे गवर्न कौन करता है, चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, ठीक है। हालांकि चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994 में जिन सर्विस टैक्स के कानून की बात की गई थी वो आज कानून है ही नहीं। वो कानून तो हर साल बदलता जा रहा है, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल एक बजट आता है और उसमें बड़े सारे चेंजेस करता है, ठीक है। लेकिन पता है हर बार जो चेंजेस आते हैं वो क्या बोलता है, वो चेंजेस बोलता है दीज अमेंडमेंट शैल बी मेड टू चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994। वो बोलता है दीज चेंजेस शैल बी मेड टू चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, यानी जितने भी करेक्शन की बात करता है वो किसमें करा रहा है, चैप्टर 5 ऑफ फाइनेंस एक्ट 1994, ठीक है। यानी ये मेरा बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, और बदलते बदलते आज एक डिफरेंट सर्विस टैक्स का कानून बन चुका है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आज तक कोई भी एक नया कानून फॉर्म नहीं किया गया। क्या आपको नहीं लगता ऐसा सुनने के बाद कि कुछ दिनों बाद जल्दी ही एक सर्विस टैक्स एक्ट भी आएगा? हाँ, नहीं आएगा। ना तो सर्विस टैक्स एक्ट अभी तक आया है और ना आगे चल के भी कभी आएगा। पता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनफैक्ट इन टैक्सेस को भी एबॉलिश कर रही है। गवर्नमेंट एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम, वैट और सीएसटी, इन सब को बल्कि एबॉलिश कर रही है, और इन सब की जगह एक नया टैक्स लाने वाली है विच इज नोन एज जीएसटी। बहुत सारे बच्चों को यह बात मालूम होगी कि गवर्नमेंट एक नया टैक्स लाने वाली है, जीएसटी। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये डिफरेंट नाम इनडायरेक्ट टैक्सेस के नहीं होंगे। हम गुड्स बेचेंगे तो भी क्या लगाएंगे, जीएसटी। हम सर्विसेज बेचेंगे तो भी क्या लगाएंगे, जीएसटी। पूरे देश में एक ही टैक्स चलेगा एंड विच वुड बी नोन एज जीएसटी फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि हर देश में अब जीएसटी लागू हो चुका है, ठीक है। हर कंट्रीज में अब ये डिफरेंट टैक्सेस नहीं चलते हैं, एक ही टैक्स चलता है विच इज नोन एज जीएसटी। जैसे जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम कहते हैं हमें सोसाइटी के हिसाब से चलना होगा, तो हमारा देश भी दुनिया में रहता है तो वो भी क्या बोलता है, हमें दुनिया के हिसाब से चलना होगा। सारे दुनिया में, पूरी दुनिया में जब हर देश जीएसटी लागू कर रहा है तो हमें भी क्या करना है, जीएसटी लागू करना है। तो वेरी सुन यू विल फाइंड कि ये सारे टैक्सेस एबॉलिश हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और गवर्नमेंट ने इसकी जगह पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, एक ही टैक्सेस। क्लियर है बात सबको? तो आपको यहां पे दो बातें पता चली। एक तो सर्विस टैक्स के लिए अपना कोई एक्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है। दूसरा, सर्विस टैक्स का कोई अपना डिपार्टमेंट भी नहीं है। पता है सर्विस टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन को कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, एक्साइज डिपार्टमेंट। तो एट टाइम्स जब हम सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड कि बहुत सारी बातें आपको सर्विस टैक्स के लिए जो कही गई है वो सर्विसेज जैसी दिख नहीं रही है। ऐसे समझ लीजिए, सर्विस टैक्स का पूरा ध्यान, ख्याल, रख रखाव कौन करता है, एक्साइज, ठीक है। इसका डिपार्टमेंट भी यही है और इसके लिए कोई अपना एक्ट भी नहीं है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सर्विस टैक्स एक मारवाड़ी का बच्चा है और एक्साइज गुजराती परिवार ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है। तो एट टाइम्स यू विल फाइंड कि इसकी जो लैंग्वेज है वो कभी कभी सर्विस टैक्स की लैंग्वेज नहीं दिख रही। तो हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि इसका लालन पालन कौन कर रहा है, एक्साइज डिपार्टमेंट कर रही है, ठीक है बात। तो एट टाइम्स यू विल फाइंड कि देखिए ये तो बात सर्विसेज की है लेकिन लैंग्वेज और टोन सर्विसेज जैसी आ नहीं रही है, ये तो गुड्स जैसी टोन लग रही है। अरे वो टोन लग रही है इसलिए क्योंकि वो इसका लालन पालन इसके अपने परिवार ने किया ही नहीं है, इसका तो कोई था ही नहीं, और इसको पाल पोस के बड़ा किसने किया है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने, ठीक है बात। चलिए विद दिस लेट अस स्टार्ट विद सर्विस टैक्स।
Need of service tax. With the increasing role of service sector and its contribution to GDP, the government felt that this sector should not go untaxed. गवर्नमेंट को कब ये जरूरत समझ में आई थी? 1994 में. ठीक है. सर्विस सेक्टर जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा था और वो जीडीपी में देश के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता है. जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर 90 रुपए की चीज 100 रुपए में बिकती है तो 10 रुपए हमारे देश की जीडीपी में ऐड होता है. ठीक है. जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स में जनरली ऐसा होता है कि 90 रुपए की चीज है वो 100 रुपए में बिक रही है. ठीक है. लेकिन जहां तक सर्विसेज की बात होती है तो वहां पे कॉस्ट कम होती है और रेवेन्यू क्या होती है? अधिक होती है. तो सर्विसेज देश की जीडीपी में अधिक ग्रो कराता है. तो वही कह रहा है कि गवर्नमेंट कहती है कि सिंस सर्विस सेक्टर ज्यादा ग्रो कर रहा है, वो जीडीपी में ज्यादा एडिशन करता है, तो क्यों सर्विसेज को अनटैक्स छोड़ा जाए? हम गुड्स पे टैक्सेस लेते हैं, वैसे ही किस पे लेना चाहिए? सर्विसेज पे भी. दिस ऑफर्स ट्रिमेंडस रेवेन्यू पोटेंशियल टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को ये ट्रिमेंडस रेवेन्यू पोटेंशियल भी ऐड करेगा और इसी वजह से सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया. डिफरेंट अप्रोचेस टू सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स लगाने के दो अप्रोचेस होते हैं. वन इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड द अदर इज सेलेक्टिव अप्रोच. हम ये बात इंडिया के लिए नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली बात कर रहे हैं. ठीक है. आई एम टॉकिंग दिस ग्लोबली. ग्लोबली दो तरीके होते हैं टैक्सेस को लगाने के. वन इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड द अदर इज सेलेक्टिव अप्रोच. हमारे देश में जो अप्रोच चलता है दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. ठीक है. इन इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ऑफ सर्विस टैक्स इज फॉलोड. दोनों अप्रोचेस के बारे में बता दें आपको. and the other is selective approach. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ये कहता है कि सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा अदर देन निगेटिव लिस्ट. ये बताता है आपको निगेटिव लिस्ट. इस निगेटिव लिस्ट में कुछ सर्विसेज के नाम होते हैं और जितने नाम होते हैं इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगता. इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हैं उस पे सर्विस टैक्स लगता है. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या कहता है? कहता है कि सारी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगेगा अदर देन निगेटिव लिस्ट. और निगेटिव लिस्ट जिस भी सर्विसेज को स्पेसिफाई करता है उस पे सर्विस टैक्स नहीं होगा, बाकी सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स होगा. सेलेक्टिव अप्रोच क्या कहता है? ये पॉजिटिव लिस्ट बताता है. पॉजिटिव लिस्ट का मतलब वो लिस्ट जिस पे सर्विस टैक्स लगेगा. अगर इसने मान लीजिए इतने नाम लिखे हैं तो बस सर्विस टैक्स किस पे लगेगा? इन पे लगेगा. और इस पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा और यहां इसी पे सर्विस टैक्स लगेगा. ठीक है बात. इंडिया में क्या फॉलो होता है? कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. हमारे यहां क्या चलती है? निगेटिव लिस्ट. हमारे यहां सभी सर्विसेज पे सर्विस टैक्स है अदर देन दो सर्विसेज विच हैव बीन स्पेसिफाइड इन निगेटिव लिस्ट. ठीक है. दिस इज एप्लीकेबल इन इंडिया. कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. In comprehensive approach, all services are taxable and a negative list is specified for services which are not taxable. Selective approach. In the selective approach, only selective services are subjected to service tax. In India, comprehensive approach to service tax is followed. The following are the main features highlighting the structure of service tax in India. तो हम लोग ये मेन फीचर्स देखने जा रहे हैं सर्विस टैक्स के. नंबर वन, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. सर्विस टैक्स क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है. सेकंड, नो सेपरेट एक्ट. हालांकि सभी दूसरे रेवेन्यूज के लिए अपना एक एक्ट है. इनकम टैक्स के लिए एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट. वैसे ही एक्साइज के लिए एक्साइज एक्ट. सबके लिए एक्ट है, लेकिन सर्विस टैक्स के लिए कोई भी एक्ट नहीं है. नो सेपरेट एक्ट. देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर टैक्सिंग द सर्विसेज. It is governed by Chapter 5 of Finance Act 1994. ठीक है. फाइनेंस एक्ट 1994 क्या चीज है? पहले बजट आया था 1994 में. जब पार्लियामेंट ने इसे पास कर दिया तो ये क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया. चैप्टर 5 का मतलब क्या है? जब भी बजट आता है तो कई सारे मुद्दों को डिस्कस किया जाता है. हर मुद्दा अपने आप में एक पैराग्राफ होता है और हर पैराग्राफ की नंबरिंग होती है इन द नेम ऑफ चैप्टर्स. ठीक है. ये पांचवा मुद्दा डिस्कस किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या है? चैप्टर 5. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेड बाय सीबीईसी. हमने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की फर्दर दो विंग्स होती हैं, सीबीडीटी और सीबीईसी. सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्सेस को देखता है और सीबीईसी
इनडायरेक्ट टैक्सेस को। इनफैक्ट इसका नाम एक्साइज एंड कस्टम ही है, लेकिन ये देखता किसको है? इनफैक्ट सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस देखता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से हुए? एक्साइज, कस्टम एंड सर्विस टैक्स। इनफैक्ट सीबीईसी की अगर हम फर्दर बात करेंगे तो सीबीईसी के दो डिपार्टमेंट हो गए, एक एक्साइज डिपार्टमेंट है और दूसरा कस्टम डिपार्टमेंट है। एक्साइज डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर एक्साइज एज वेल एज सर्विस टैक्स। यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट का मतलब है सभी सर्विसेज पे एक ही रेट ऑफ टैक्स लगता है, ठीक है। बहुत सारी जगह पे एक ही रेट ऑफ टैक्स नहीं है। जैसे वैट की अगर बात करेंगे तो वैट 1% भी अप्लाई होता है, 4% भी अप्लाई होता है, 12.5% भी अप्लाई होता है। अगर हम एक्साइज की बात करेंगे तो एक्साइज के भी डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट में यू विल फाइंड कि डिफरेंट रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन सर्विसेज के केस में सिर्फ एक ही रेट प्रिस्क्राइब्ड है एंड दैट इज 12.36%। सभी सर्विसेज पे एक ही रेट ऑफ टैक्स लगता है। There's a uniform rate of tax on all services. Currently, this is 12.36%. 12.36% कैसे बनता है? जो रेट है that is 12%. इस पे एजुकेशन सेस लगता है 2% का, ठीक है। 2% का एजुकेशन सेस 12% पे कितना हो जाएगा? 12 का 2% कितना? 0.24 प्लस 8% का सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस लगता है, एसएचईसी, ठीक है। 8% 12% पे कितना हो जाएगा? 0.12। तो ये हो जाता है 12.36%, ठीक है बात। तो करेंटली दिस इज 12.36%, दैट इज 12% सर्विस टैक्स प्लस 2% ईसी और 8% एसएचईसी। नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। सर्विस टैक्स जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। It is extended to whole of India except the services provided in the state of Jammu and Kashmir. ध्यान दीजिएगा बात किसकी कर रहा है? This talking in respect of services which has been provided in Jammu and Kashmir. हम आपको यहां कोचिंग सर्विसेज देते हैं, बताइए सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है कि नहीं? यस, आप वाराणसी में सर्विसेज ले रहे हो, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल है। पता है हम JNK में चले जाएंगे, हम वाराणसी के ही हैं, लेकिन हम JNK में चले जाते हैं और वहां पे कोचिंग सर्विसेज देते हैं, क्या हमें सर्विस टैक्स लेना है? नहीं, हमें सर्विस टैक्स नहीं लेना है, ठीक है। JNK में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उस पे सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं होता। बताइए जम्मू एंड कश्मीर से एक बच्चा आता है और यहां आके हमसे क्लासेस लेता है, क्या उसे सर्विस टैक्स देना है? यस, उसे सर्विस टैक्स देना है। अगर सर्विसेज JNK में प्रोवाइड की जाती है तो सर्विस टैक्स नहीं देना। प्रोवाइडेड का मतलब, प्रोवाइडेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड, यहां पे वर्ड यूज किया गया है, लेकिन यहां पे एक्चुअल वर्ड जो है दैट इज नॉट सर्विस प्रोवाइडेड, दैट इज प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है। अगर सर्विस की प्रोविजनिंग कहां पे होती है? JNK में, तो सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं होता है। कुछ देर बाद आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड प्रोवाइडेड एंड प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। तब तक के लिए आप ये बात मान सकते हो कि प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज एंड सर्विस प्रोवाइडेड दोनों एक ही चीज है, लेकिन वर्ड प्रोवाइडेड में एंड प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज में थोड़ा सा अंतर है। सर्विस टैक्स कब नहीं लगता है? व्हेन द सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड इन जम्मू एंड कश्मीर। नो, व्हेन द सर्विसेज की प्रोविजन कहां पे हुई है? JNK में। देखिए थोड़ा सा अंतर जो है उसको हाईलाइट करते हैं आपके सामने। बताइए हम JNK में जाते हैं सर्विस प्रोवाइड करने, सर्विस टैक्स लगेगा? हाँ, नहीं लगेगा। JNK का बच्चा यहां पे आके सर्विस लेता है, सर्विस टैक्स लगेगा? हाँ, लगेगा। हम आपको यहां पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सर्विस टैक्स लगेगा? यस, लगेगा। हम भी JNK में चले जाते हैं और आप सबको भी यहीं से उठा के JNK में ले जाते हैं, कहते हैं चलो एक काम करते हैं, क्लासेस वहां पे करते हैं और फिर वापस आते हैं। बताइए सर्विस टैक्स लगेगा? सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड इन JNK, लेकिन यहां पे सर्विस टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट कह रही है, प्लानिंग हो रही है। सर्विस का प्रोवाइडर जो है वो भी JNK पहुंच जा रहा है और जो सर्विस रेसिपेंट है वो भी कहां चला जा रहा है? JNK में, सर्विस टैक्स बचाने के लिए। बताइए प्रोवाइडर भी जा रहा है और सर्विस रेसिपेंट भी जा रहा है JNK में सर्विस लेने, और दोनों बाहर के हैं। गवर्नमेंट कह रही है ये तो बेवकूफ बनाने का तरीका हो गया, और गवर्नमेंट कहती है हियर द सर्विसेज हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड इन JNK। यहां पे सर्विस प्रोवाइड जरूर हो रही है JNK में, बट दिस इज नॉट प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज इन JNK, और ऐसे में गवर्नमेंट कहेगी सर्विस टैक्स लगेगा। तो प्राइमा फेसी आप बस यही समझ लीजिए कि प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? सर्विसेज दी गई हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका मतलब ये नहीं है। कुछ देर बाद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज एंड प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। अगर सर्विस की प्रोविजनिंग कहां पे होती है? JNK में, तो सर्विस टैक्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है।